मैं चल रहा हूँ चेनानी से उधमपुर की तरफ, जो यहाँ से लगभग 18-20 किलोमीटर बाकी है। और मुझे अभी आगे कुछ फल दिख रहे हैं, मैं यहाँ से फल ख़रीदूँगा फिर आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर ये देखिए आपकी, यहाँ पे खुमानी है, कुछ आड़ू हैं, और पूरे कश्मीर में मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। तो मैं जहाँ भी रुकता हूँ ये फल ज़रूर खाता हूँ, यहाँ के जो लोकल फल हैं, क्योंकि प्रोसेस फूड को या पैकेज फूड को मैं अवॉइड करता हूँ। अगर आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो धरती पर एकमात्र हम ही ऐसे जीव हैं जो पैकेज फूड या प्रोसेस फूड खाते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं खाता। आधा किलो खुमानी तोल देना भाई। तो और इसका एडिक्शन आप अगर पढ़ेंगे तो जानेंगे, जो प्रोसेस फूड का एडिक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। रिसर्च कहती है कि सबसे बड़ा जो एडिक्शन होता है वो होता है वीडियो गेम का, और ये जो प्रोसेस फूड का एडिक्शन है ये वीडियो गेम से भी बढ़ के है। स्मोकिंग या अल्कोहल लेना या ऐसे ड्रग्स का जो एडिक्शन होता है उससे भी कहीं बढ़ के होता है प्रोसेस फूड का एडिक्शन, क्योंकि आप एक बार तो खाते नहीं हो। अगर आप गौर करेंगे, आप तो हर बार खाते हो, हर दिन खाते हैं, और तो और दूसरों को भी खिलाते हैं, घर में आने वाले गेस्ट को भी खिलाते हैं प्रोसेस फूड, पैकेज फूड। तो आप देखिए कि जिस फूड का एडिक्शन इतना ज़्यादा है वो लंबे समय में आपको कितना बीमार करता होगा, क्योंकि उनके पीछे की जो साइंस है ना वो एडिक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर आप बार बार नहीं खाएंगे तो उन ब्रांड को, उन कंपनियों को फ़ायदा नहीं होने वाला है, और आप उन्हें खाते हैं और फिर आपको बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। और हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो घर पे आने वाले गेस्ट को बोलते हैं कि आप ये वाला मौसम वाला फल खा लीजिए। अब हैं लोग अवेयर हो रहे हैं थोड़ा, लेकिन अभी भी बहुत कम संख्या है। अधिकतर लोग अभी भी इस जो प्रोसेस फूड है उसके पीछे थोड़ा ज़्यादा आकर्षित होते हैं और इसको ख़रीद रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं, घर में बच्चे खा रहे हैं। और इसी तरह के फूड के चलते हमारे बच्चे ओबेसिटी या उनमें बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, वो इसी तरह के केमिकल वाले फूड के कारण ही हो रहे हैं। तो हमको ये ध्यान रखना होगा। अभी हो गई है मेरी खुमानी, शायद तोल दी गई है, या मैं इसको पैक कराऊँगा फिर आगे बढ़ूँगा और आपसे बात करता रहूँगा। ये हमारी भारत अनशुद्धि पदयात्रा का 7वां दिन है, और मैंने आज सवेरे चेनानी से चलना शुरू किया था और थोड़ा रास्ते में कुछ लोगों से मिलना हुआ, और अभी मेरी कोशिश है कि मैं शाम तक उधमपुर पहुंच जाऊं। लगभग 30 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। बीच में हमें अशोक जी से हम आज मिल रहे हैं। अशोक जी का गांव है पास में ही, और अशोक जी ने कुछ किसानों को भी बुलवाया है। कुछ लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई है। वो संस्था कैसे काम कर रही है उसके बारे में जानेंगे, और जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, 2-3 गाँव के लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे कि वो कौन सा अलग तरीका अपना रहे हैं, अपनी फसल को लेके क्या करने की वो कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो विलेज है, गांव नरसू है, ज़िला उधमपुर, तहसील उधमपुर, तो हमने किसानों का एक ऑर्गेनिक संगठन यहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें 50 किसान हैं। तो उस पर हम जो अभी इस बार हमने स्टार्ट किया है, पहली बार वो विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो उसमें हमने इस बार पहली बार जितने भी 50 लोग हैं उनको सबको एक भिंडी का बीज हुआ डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड करवाया, और पूरा ऑर्गेनिक तरीके से। तो मैं अगर आपको बताऊं, सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो जो हम पदयात्रा कर रहे हैं, जो मैं पदयात्रा कर रहा हूँ, इसका नाम है भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और लगभग 4 महीने इसमें लगने वाले हैं। नाम से भी आपको समझ में आ सकता है कि भारत अन्न शुद्धि, मतलब जो भोजन में जो दिक्कतें हुई हैं ना, जो भोजन में अशुद्धियाँ आ गई हैं, उनकी वजह से जो बीमारियां हो रही हैं लोगों को, उसके बारे में ये यात्रा है। किसान भी बहुत सारा केमिकल लगा रहे हैं, बहुत लगा रहे हैं, और मतलब बढ़ाते ही जा रहे हैं हर साल। अभी जैसे मैं कश्मीर से आया हूँ तो वहाँ पे भी जो सेब है उसमें 6-7 तरह का स्प्रे होता है, और यहाँ तक कि 10-10, 11-11 स्प्रे हो गए हैं। अब स्प्रे से, जैसे हम सब कहावत सुनते हैं ना कि शहरों में कहावत है कि एक जो सेब है आपको डॉक्टर से दूर रखता है, तो वो सेब डॉक्टर से तो दूर थोड़ी रख रहा है, डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। अच्छा, एक तो ये बताओ आप कि आप खेती को आने वाले समय में किस तरीके से देखते हो? आपको क्या लगता है, कोई बताएगा आप में से? किसी के ज़रिए हमें नॉलेज मिलेगी तो उसके हिसाब से, नहीं तो जो नेचुरल प्रोसीजर है हमारे, जो खाद गाय वगैरह गोबर वगैरह उसी से हो रही है। बीच में वो भी डाल रहे हैं, क्या यूरिया वगैरह, केमिकल वगैरह डाल रहे हैं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं या कोई नॉलेज भी नहीं है। ऑर्गेनिक खेती के बारे में
ये जैविक खेती के बारे में आप में से कोई बता सकता है मुझे क्या होती है, या उसका कोई फ़ायदा बता सकता है, क्या फ़ायदा है उसका? मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिकली, मतलब जिसमें फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं किए हो, यही हुआ। मुझे इसके बारे में यही पता है। ऑर्गेनिक खेती करने का हमें फ़ायदा ये है कि हमारे बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो पारंपरिक तरीके से जो खेती करते थे उसमें दो फ़ायदे थे। एक तो किसान की आजकल जो दवाइयों पे, फर्टिलाइज़र पे जो लागत आती है वो तो नहीं आती थी, क्योंकि किसान क्या है, घर में गाय भैंस रखते थे, घर देसी गोबर होता था, उस खाद को तैयार करके वही हम खेतों में डालते थे, जिससे फसल जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होती थी और लोगों को बीमारियाँ कम लगती थी। कोई टाइम था कि सरकार ने भी पेस्टिसाइड को प्रमोट किया था, जैसे खादें हैं, केमिकल खादें हैं, तो सरकार की तरफ से भी बड़ी प्रमोशन थी, तो हर आदमी को, लोगों को आदत जैसी बन गई है भाई अगर हम इसमें खाद नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया, हम करके देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से भी फसल अच्छी हो रही है, उसकी क्वालिटी बढ़िया है, खाने का स्वाद बढ़िया है। आप लोगों को है ऑर्गेनिक खेती क्या होती है, समझ में आया कुछ? अच्छा, मतलब आपको क्या लगता है ऑर्गेनिक खेती करने का कोई फ़ायदा हो सकता है किसान को? देखो फ़ायदा, अच्छा दूसरा ये आपने जो कहा कि अब फ़ायदा तभी है कि ऑर्गेनिक खेती हम करेंगे, पैदावार कम होगी। जैसे पेस्टिसाइड या केमिकल यूज़ करके जो खेती हम करेंगे, जिस चीज़ जहाँ से वो 1 क्विंटल उसकी पैदावार होगी, तो ऑर्गेनिक पे आएंगे तो मुझे लगता है 40% पे पहुँच जाएंगे। तो उसका किसान को भाव मिलना चाहिए, रेट मिलना चाहिए। जो आपने ये पहले बात कही कि डायरेक्ट कस्टमर और किसान, जो उपभोक्ता है, खाने वाला है, वो सीधा किसान से उठाए ताकि किसान के पल्ले कुछ पड़े। अभी इस वक्त ऐसा है कि किसान अगर अपने घर में ऑर्गेनिक चीज़ तैयार करता है, वो मंडी लेके जाता है, तो मंडी वाला उसको वही भाव देता है जो केमिकल से बनी हुई फसलें हैं, वही रेट देगा, लेकिन आगे उसको ऑर्गेनिक करके 4 गुना रेट पे बेचेगा। हमें बाज़ार पे कोई निर्भर नहीं रहना है, अपना जो है जीवामृत खुद बनाना है, अपने खाद खुद तैयार करने हैं। हम पशु पाल रहे हैं लोग, तो खुद वो तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और कोई खर्चे वाला काम नहीं है। तो सबसे पहला तो खर्चा ये होता है, जो हम बाज़ार से यूरिया पेस्टिसाइड खरीदते वो खर्चा बचेगा। दूसरा, जो हमारी पैदावार कम हो रही है उसकी भरपाई हमें रेट से हो जाती है, ठीक है ना। अगर हम सीधे कस्टमर तक पहुँचे, मैं आपसे बोलूँ, जैसे आप लोगों ने संगठन बनाया है, बहुत अच्छी बात है, आप इसको संगठन को बनाओ, चलाओ, इसमें लोगों को जोड़ो, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है इसमें क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, आप सीधे अपना सामान ग्राहक तक भेजना शुरू करो। हम सारे लोग मोबाइल पे हैं, अब हो सकता है ना सारे के सारे लोग उतने एक्टिव ना हो मोबाइल पे, लेकिन हो सकता है भैया ज़्यादा एक्टिव हो, आप ज़्यादा एक्टिव हो, या आप ज़्यादा एक्टिव हो। फेसबुक पे है ना सारे के सारे लोग, इंस्टाग्राम पे हैं, आप अपने प्रोडक्ट की तस्वीर लगाओ, अपना नाम लिखो, अपने बारे में वीडियो बनाओ और बताओ कि मैं देखो ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, आप मेरे से सामान लेना शुरू करो। अच्छा सामान होगा तो ग्राहक फिर से लेगा। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक खेती को ऐसा समझ रहे हो कि मैं इसको मतलब तैयार करूँगा, उठा के मंडी में दे दूँगा या किसी को इकट्ठा करके दे दूँगा, तब भी भाव मिलने वाला है नहीं। इसे संगठन बनाया है ना, लेकिन इसका सही जो है इस्तेमाल होना चाहिए। और सही इस्तेमाल क्या है? सही इस्तेमाल है इसका, जैसे भाई साहब है या और कोई इनके साथ लोग हो सकते हैं, जैसे 10 लोग हैं किसी संगठन में, अब 10 लोगों में से मान के चलो 3 की जिम्मेदारी प्रोडक्शन की है, फसल कैसे हुई, उसे अच्छे से पानी लगा नहीं लगा, हमारा जो है जैविक खाद तैयार हुआ नहीं हुआ। 3 लोगों ने मान के चलो उसकी पैकेजिंग की और 3 लोग उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो यानी हो सकता है अगर आप, सबसे पहला तो यही है, आप खुद पैदा करो और खुद अपना अकेले का सामान ग्राहक तक भेजो। किसी कंपनी को, किसी को सामान बेच के पैसे मिलने वाले हैं नहीं। वो फ़ायदा क्या उठाते हैं? आपसे मान के चलो 1 टन सामान ले लिया, 2 टन सामान ले लिया, आपको इकट्ठे पैसे दे दिए। उन्हें पता है किसान की मजबूरी है, इकट्ठे पैसे चाहता है, बस मेरी जेब में पैसे आ गए और ख़त्म, तो वो नुकसान है। ऑर्गेनिक गेहूं का दाम जो है 55-60 रुपये से कम नहीं है। ऑर्गेनिक गेहूं का दाम अगर किसान उपजाएगा 70 रुपये किलो बेचो आटा, उसका घी बेचो 3-4 हज़ार रुपये किलो। लेकिन अगर आप इकट्ठा किसी को दे दोगे संस्था बना के भी, तो कुछ नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बताओ कौन कौन से मौके किस तरीके से हम अपना ग्राहक ढूंढ सकते हैं? आप में से कोई बताए, कोई भी एक बताए। हम सोशल मीडिया के ऊपर उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड करेंगे, फिर उधर से लोग देखेंगे कि ये ऑर्गेनिकली इसको वो बना रहे हैं, जो हमारी सब्ज़ी वगैरह है, गेहूं है, दही है। तो आप ग्राहक ढूंढ सकते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है ये। और गांव में अगर आपके जैसे 4-5-6 लोग हो तो बाकी लोगों के लिए भी वो ग्राहक ढूंढ सकते हैं। हो सकता है ना, हो सकता है। आपको क्या लगता है आमदनी बढ़ सकती है इससे? जी हाँ, क्योंकि जो केमिकल वाले प्रोडक्ट हैं उनका रेट उन्होंने कम किया हुआ है। हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का रेट ज़्यादा करके बेच सकते हैं, क्योंकि लोग खुशी खुशी लेंगे, उनको अच्छी चीज़ मिलेगी। तो
कोई इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है ना? नहीं, नहीं। ये कोई ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी टेक्निक अपनाने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बढ़िया अगर हम इसको संगठनात्मक तरीके से करें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। उद्देश्य यही होना चाहिए कि सीधे मेरा सामान ग्राहक तक पहुंचे, तभी पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिलने वाला। हमारा बस यही है मकसद कि आप लोगों को तक वो अवेयरनेस पहुंचे। मैं हर किसी से एक बात बोल रहा हूँ, जिस दिन किसानों के बच्चे कोट पैंट पहन के और वो बाज़ार में निकल के ना टाई लगा के अपना सामान बेचेंगे खुद, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। सामान हमारा बेचेंगे भी हम खुद।